हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। ये तो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो कि यूएस का और इज़राइल का जो अटैक हुआ ईरान पे, इसके सारे अपडेट्स आपके पास हैं। फिर भी मैं आपको ये इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये मत सोचो कि आप मिडल ईस्ट में नहीं हो तो इसका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेज़ अगर बढ़ रहे हैं तो उसका आपकी पॉकेट पे असर नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है कि किसी दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर उनके स्टॉक प्राइसेस फॉल करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है, तो आपके उसका पॉकेट पे असर नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है कि एआई का इस्तेमाल जो कि वॉर को जीतने के लिए करा जा रहा है, तो वो क्या आपकी जॉब नहीं ले सकता? मतलब एक तरफ वॉर हो रही है, एक तरफ ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक तरफ महँगाई बढ़ने वाली है, एक तरफ एआई जो है आपका खतरा बन के मंडरा रहा है जॉब्स के ऊपर, और इधर से आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी असर नहीं होगा क्योंकि आप मिडल ईस्ट में नहीं रहते। तो ये भ्रम की स्थिति निकाल दीजिए, दुनिया पहले से ज़्यादा कनेक्टेड है, डिजिटली भी, फिज़िकली भी, इकोनॉमिकली भी दुनिया एक ग्लोबल फैमिली है, ठीक है? तो इसको आप समझने की कोशिश करिए कि अगर एक जगह पे कुछ होता है, तो दूसरी जगह पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है। चाहे आपका ये वही एक मैं इसकी एनालॉजी देने की कोशिश करूँगा कि घर में 4 या 5 भाई होते हैं, मान लिया कि कुछ भाइयों में नहीं बनती आपस में, लेकिन अगर किसी एक भाई को कुछ होता है, तो उसका डेफ़िनेटली इम्पैक्ट होता है, पूरे परिवार पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इवन इफ यू लाइक दैट ब्रदर और नॉट, इट स्टिल मेक्स द फैमिली अपसेट। ठीक है? इसको इसको इस तरीके से एनालॉजी को सोचिए। सबसे पहले वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, पिछले 48 घंटे में अटैक हुआ ईरान पे, उसके बाद जो सुप्रीम लीडर थे खमेनेई और 48 सीनियर ऑफिशियल्स जो थे ईरान के, उनका इंतकाल हुआ अटैक के अंदर। उसके बाद ईरान रिटेलिएटेड विद अटैक्स ऑन इज़राइल। उसके बाद ईरान ने फैसला कर लिया कि जिस कंट्री के पास गल्फ मिडल ईस्ट के अंदर करीब 8 देश हैं जो कोर अरबी देश हैं। 8 अरबी देशों के पास अगर उनके पास यूएस की अगर मिलिट्री का उन्होंने बेस दिया हुआ यूएस को, तो उसपे वो अटैक करेगा, तो उसने वो अटैक किया, ठीक है? और कई लोग सोच रहे हैं ना कि शिया सुन्नी की लड़ाई है या ऐसा है। यहाँ पे इस टाइम जो ईरान अटैक कर रहा है, वो प्योरली इस सेंस से कर रहा है कि जो जिन के पास यूएस की मिलिट्री बेस है, मैं उन पे सीधा अटैक करूँगा। इसीलिए उसने ओमान पे अटैक नहीं किया, लेकिन उसने बाकी जितनी भी हैं जिन्होंने अमेरिका को मिलिट्री बेस दिया हुआ है, उन पे अटैक किया। उसके बाद ईरान बैक्ड हिज़्बुल्लाह जो है वो जॉइन कर लेता है। वो इज़राइल पे रॉकेट दागता है। इज़राइल जो है वो वापस हिज़्बुल्लाह पे रॉकेट्स दागता है, और लेबनान के अंदर नियरली ऑल शिप ट्रैफिक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो छोटा-सा पतला-सा कैनाल है, जो ईरान के कब्ज़े में, वो ऑलमोस्ट बंद है। ऑयल प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट 4 हफ्ते तक बढ़ सकता है। ईरान ने जितनी भी नेगोशिएशंस की ऑफ़र है, अब वो मना कर रहा है, और अब यूएस बात करना चाहता है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ देख सकते हो कि ईरान ने 14 कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया है, और ये मतलब बड़ी बात है यार। मतलब ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया, ईरान को वेनेजुएला समझ लिया यूएस ने, ईरान को हल्के में ले लिया। ईरान ने एक कुछ ही घंटों के अंदर 14 कंट्रीज़ पे एक साथ अटैक करना, इज़राइल पे, यूएई पे, दुबई, बहरीन बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, ओमान, सीरिया, साइप्रस, यूके, फ्रांस, इटली। मतलब आप देखो कि जहाँ-जहाँ पे भी अमेरिका के बेस हैं, उन सब जगह पे उसने अटैक किया। ऑयल जो है 13% बढ़ गया है 1 दिन के अंदर, मतलब 82 बैरल पे पहुँच गया है। 82 डॉलर पर बैरल पे पहुँच गया है। गोल्ड $5300 पर आउंस पे पहुँच गया। गोल्ड का लेटेस्ट रेट अभी देखते हैं क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से 20% दुनिया का तेल निकलता है, वो रास्ता बंद हो गया है। फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं गल्फ में। 170 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई हैं 24 घंटे में। सऊदी प्रिंस आस्क्ड द यूएस टू स्टार्ट द वॉर। ईरान मेड श्योर एवरीवन अराउंड हिम पेड द प्राइस। ठीक है? तो ये इस तरीके का है इस टाइम, ये आपका ग्लोबल मैप आप देख रहे हो। अगर आप ये देखो तो इस वक़्त वॉर के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस डेवलपमेंट को समझो। एक तो सऊदी अरेबिया का जो अरामको है, और जो रास तनूरा के अंदर जो रिफाइनरी थी, उस पे अटैक हुआ, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो इसका ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है, स्ट्रैटेजिकली ये चाह रहा है कि प्रेशर तब बनेगा यूएस के ऊपर, जब उसके जो एलाइज़ हैं, जहाँ-जहाँ पे मिलिट्री के एयरबेस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वो उसको बोलेंगे कि भैया, तुमने बोला था कि ईरान से प्रोटेक्ट करोगे, ईरान से तो तुम प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहे हो अल्टीमेटली, और ऐसा हो भी रहा है। क्योंकि ऑलरेडी अब सऊदी से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि यूएस ने और इज़राइल ने उनको अधर में छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि जो दुनिया का 20% अगर तेल निकालने वाली कंपनीज़ पे, रिफाइनरीज़ पे अगर अटैक हो रहा है, तो क्या क्या ही होगा? अगर आप ये देखो
कि इस वक़्त ना सिर्फ़ सऊदी अरेबिया में कतर पे, और ये खबर है सिर्फ़ हार्डली कितनी यार, 20 मिनट पुरानी खबर है कि 2 ईरानियन ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कतर की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है, जो कि नेचुरल गैस फ़ील्ड है। कतर जो है ना दुनिया का 20% ग्लोबल लिक्विफाइड एलपीजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है। सोचिए कतर के ऊपर अगर अटैक हो और वहाँ की अगर जो गैस प्रोड्यूसिंग अगर एंटिटीज़ हैं, कारखाने हैं, कॉरपोरेशंस हैं, अगर उन पे इम्पैक्ट होगा, तो दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है? अगर आप देखो तो ये हमने सुबह-सुबह ये देखा था कि जो सऊदी के अंदर जो अरामको के ऊपर जो अटैक हुआ है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है वहाँ पे उस प्लांट के अंदर से 5,50,000 बैरल जो है वो तेल निकलता है। एक और पर्टिकुलर अटैक हुआ है, उसमें क्या है कि ईरान ने देखा कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है वॉर के अंदर। हमने भी उस पे वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में रॉयटर्स भी कह रहा है कि क्लॉड एआई का इस्तेमाल हो रहा था। इसके ऊपर पहले वेनेजुएला के ऊपर किया, अब ईरान के ऊपर किया। तो अब ईरान ने बोला ठीक है, अगर एआई का इस्तेमाल तुम वॉर में कर रहे हो, तो मैं जो तुम्हारे डेटा सेंटर्स हैं, खास तौर पे जो मिडल ईस्ट में है, उन पे अटैक करूँगा। तो उसने जो एडब्ल्यूएस का जो डेटा सेंटर है यूएई के अंदर, उस पे भी अटैक किया, और जो एक डेटा सेंटर बहरीन के अंदर जो सबसे पहला डेटा सेंटर है, उस पे भी अटैक किया। तो अब जो वॉर है, उसके अंदर जो डेटा सेंटर्स हैं, उनको वेपन्स की तरह देखा जा रहा है। अगर एआई भी एक वेपन है, तो वेपन को प्रोड्यूस करने वाली जो एंटिटीज़ हैं, जो डेटा सेंटर्स हैं, उन पे भी अटैक किया जा रहा है। डेटा सेंटर से सिर्फ एआई को ही, डेटा सेंटर्स और भी बैंकिंग, फाइनेंस, दुनिया भर की जो डेटा है, जहाँ जिस चीज़ का भी डेटा है उसको उसका बैकबोन होता है डेटा सेंटर, और एआई भी यूज़ करते हैं डेटा सेंटर्स को। तो ईरान ने पहली बार, पहले कभी भी किसी वॉर के अंदर ना हिस्ट्री में ये देखा गया कि डेटा सेंटर्स पे अटैक नहीं होता था। लेकिन ये किसी भी वॉर में पहली बार ये इंसिडेंस हुआ है कि डेटा सेंटर पे अटैक हो रहा है, ठीक है? तो ये हमने देखा कि डेटा सेंटर्स भी अब इसके निशाने पे हैं। यहाँ पे जो सऊदी ऑफिशियल है वो क्लेम कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ने उन्हें अधर में छोड़ दिया है। कुवैत के अंदर 3 जहाज़ F-15 गिर गए, और ये गलती से गिर गए, मतलब सोचो गलती गलती कितनी भारी गलती है कि 3 F-15 अमेरिका के कुवैत ने गिरा दी, जबकि कुवैत अमेरिका का बड़ा क्लोज़ एलाई है, ठीक है? बिटकॉइन की अगर हम बात करें, आपके जो एसेट्स की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन की बात करें तो देखिए, ये जो येलो वाली लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2018-19 में 6 महीने तक बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, अगले 5 महीने मैसिव रिटर्न दिए थे। मतलब अप्रैल और मई 2019 में तो 34% और 52% का रिटर्न दिया था। तो अब वैसा ही कुछ प्ले आउट हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, 6 महीने फिर से ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल, मतलब हो सकता है मार्च में भी, बट अप्रैल, मई, जून, जुलाई आर गोइंग टू बी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन, ठीक है? तो दिस इज़ प्रोबब्ली द राइट टाइम। और मैंने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पता नहीं शो किया कि नहीं, इस टाइम भी बाइंग अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि फियर एंड ग्रीड ग्रीड इंडेक्स 10 पे है, ये 5 पे था, तो वो तो फिनोमिनल अपॉर्च्युनिटी थी। जब तब बिटकॉइन 62,000 63,000 यूएस डॉलर के आसपास था। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स। मुद्रेक्स एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पे आप अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुद्रेक्स का वेबसाइट वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों अवेलेबल है। सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आते ही आपको मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कॉइनसेट्स, जिसके अंदर आप एसआईपी स्टाइल में अलग अलग बास्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मुद्रेक्स का मोबाइल ऐप। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पे आप मार्केट की प्राइस मूवमेंट्स को, अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टैब को क्लिक करके आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और अपनी होल्डिंग्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है कॉइन सेट्स, जहां पे अगर आपको क्रिप्टो की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे बास्केट्स को पिक कर सकते हैं, और इंडिविजुअल कॉइन की जगह आप बास्केट को, जैसे म्यूचुअल फंड स्टाइल की तरह, आप यहाँ पे बास्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इंडिविजुअल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक या तो वन टाइम या रेकरिंग, दोनों ही यहाँ पे तरीके अवेलेबल हैं। क्रिप्टो के साथ साथ आप यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली गोल्ड तो बाय नहीं करते, लेकिन आप जॉट टोकन को बाय करते हो, जो कि गोल्ड के प्राइसेस के बेसिस पे अपनी मूवमेंट बनाता है। तो एक बार मुद्रिक जरूर ट्राई करना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये हमने कवर कर लिया, और हम यहाँ पे अगर हम देखें, जो आपका जेपी मॉर्गन है, उसने ये बोला है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो $6300 पर आउंस जा सकता है 2026 में, और यूबीएस ने $6200 पर आउंस, और इनफैक्ट कुछ बैंक्स तो $7200 पर आउंस तक का टारगेट कर रहे हैं गोल्ड का, ठीक है? सो गाइज, पॉइंट ये है कि ये मैंने आपको छोटा सा एक ब्रीफ दिया। मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि जो ये वॉर है, ये ज़बरदस्ती की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता ही नहीं कि वो इस लड़ाई में कूदा क्यों है। जब किसी लड़ाई का, वॉर का पर्पस क्लियर नहीं होता ना,
तो आपकी इंटेंसिटी और आपकी जो लगन है उस लड़ाई को लड़ने की, वो क्लियर दिखती है। आपने सोफिस्टिकेटेड वेपन से वेनेजुएला के अंदर कैप्चर कर लिया, लेकिन आपने ईरान को वेनेजुएला की तरह ट्रीट करा ना, आपने कहीं न कहीं इज़राइल और यूएस, दुनिया की 2 शक्तिशाली कंट्रीज़ मिलके ईरान को टक्कर नहीं दे पा रही। आपने सोचा कि आप टेक्नोलॉजी से कैप्चर कर लोगे और वेनेजुएला की तरह एक रिपीट कर दोगे सक्सेस, वैसा होता दिख नहीं रहा है। बड़ी बात है कि ईरान जो है, ये कितने अंडर प्रिपेयर्ड दिख रहे हैं बाकी देश, कि ईरान ने इतने सारे देशों पे कुछ ही घंटों में एक साथ अटैक कर दिया और यूएस और इज़राइल दे आर फीलिंग हेल्पलेस कि किस तरीके से वो अपने एलाइज़ का कॉन्फिडेंस जीते और उनकी मदद करें। इस टाइम दिक्कत ये है कि वो कह रहे हैं कि पहले हम तेल के प्राइसेज़ को मैनेज करें, कि पहले हम अपना देखें, पहले हम अपने रडार्स को वो तबाह कर रहा है उसको देखें, या ये अपने एलाइज़ को देखें। चौतरफा अटैक कर दिया ईरान ने। ये कहीं न कहीं एक ना जैसे बचपना सा दिख रहा है ईरान इज़राइल का और अमेरिका के, कि उन्होंने कितना अंडर प्ले करा ईरान को। व्हिच इज़ लाइक, इस टाइम जो सिचुएशन है, आपके ऊपर ये बनता है कि आप ये देखो कि इन कंट्रीज़ को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इज़राइल हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ़ इससे स्ट्रगल करेगी नहीं करेगी। आपकी लाइफ़ बहुत स्ट्रगल करने वाली है। सिंपल सी बात है कि अगर गैस और अगर ऑयल की सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है, तो इसका महँगाई पे फ़र्क पड़ेगा और महँगाई आपके ऊपर इसका, आपकी पॉकेट पे, चाहे आपकी कार के अंदर जो आप फ्यूल डलवा रहे थे, आपकी सब्जियों पे, हर चीज़ पे, तेल के ऊपर ही तो सारी चीज़ें चल रही हैं। हर चीज़ पे आपका फ़र्क पड़ेगा और ये तब पड़ेगा जब इस टाइम जॉब इनसिक्योरिटी अपनी चरम सीमा पे है। हर बंदा ये सोच रहा है कि पता नहीं मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। एआई का आप विकराल रूप देख ही रहे हो। ऊपर से ये सप्लाई चेन्स और इसका जो महँगाई पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, मूवमेंट्स पे फ़र्क पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट्स को क्रैश होता देख रहे हो। तो ओवरऑल ये जो यू नो ये जो पर्टिकुलर, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, इज़राइल और उसकी लड़ाई है, ये लड़ाई उनकी पूरी जो आम जनता है ना, पूरी दुनिया की जो 8 बिलियन लोग हैं, उनको इसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा एक एप्स्टीन फाइल के अंदर, आपने देखा जो एलीट जो लोग होते हैं, वो किस तरह की उनकी ईमेल्स, उनकी डिस्कशंस आपने देखी, किस तरह से वो डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में। क्या आप उनकी उन प्लानिंग के अंदर आपका कुछ रुतबा है? क्या आपके बारे में सोचा जाता है कि आम आदमी के बारे में? नहीं सोचा जाता। ये सारी जंगें जो हैं, एक एक ईगो की, एक हठ की, एक बिना प्लानिंग के, एक ताकतवर देश जो जिनके पास मनी प्रिंटर है, वो किसी भी देश पे चढ़ जाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया में शांति लाने का। इराक के ऊपर, लीबिया के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, कभी किसी बात पे, कभी वेनेजुएला पे, कभी मेक्सिको को धमकी, कभी ग्रीनलैंड को धमकी, कभी कनाडा को धमकी, कभी चाइना को धमकी, क्योंकि भाई डॉलर का जो प्रिंटर है ना, वो उसी के पास है। जिसके पास डॉलर का प्रिंटर जितना मर्जी पैसा छाप सकता है वो दुनिया पे अ, आंखें दिखाता है और जब उसका मन करता है अटैक कर देता है। और इसका खमियाजा, इसका फर्क किसे पड़ता है? आपको, मुझे, दुनिया में जो 8 बिलियन लोग हैं उनको इसका फर्क, उन पे फर्क पड़ता है। ठीक है? तो ये है गाइज़। वीडियो अगर समझ में आया, पसंद आया तो एक बारी लाइक करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।